हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज का सेशन जो है एक बहुत ही क्रूशल सेशन है जो कि एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी साबित हो सकता है। आज जो है हम डिस्कस करेंगे 10 वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, एक्ट्स एंड रूल्स जो कि कीपिंग इन माइंड द अपकमिंग प्रीलिम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं ना। अमेंडमेंट्स, एक्ट्स एंड रूल्स जो हैं कंटिन्यूसली जो है इनमें अपडेट्स आ रही होती हैं, तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किस मिनिस्ट्री के साथ जो हैं ये जुड़े हुए हैं, क्या इनका कोई पेरेंट एक्ट है, स्पेशली अगर ये अमेंडमेंट है या फिर रूल्स हैं तो कौन से पेरेंट एक्ट के साथ जो है ये एसोसिएटेड है। देन क्या क्या चीज़ें जो है कौन से ऐसे प्रोविजंस लाते हैं जो कि इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं या फिर अलग करते हैं फ्रॉम द पेरेंट एक्ट, राइट। साथ ही में क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस या कोई लीगल ऑब्लिगेशंस इनके साथ जुड़ी हैं, मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशन कुछ मैंडेट करता है या कोई स्टैचुएट है जो कि कुछ रिक्वायरमेंट्स इससे आगे रखता है। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी हो सकती हैं कंसर्निंग दीज वेरी इश्यूज, ठीक है। तो इन सब के बारे में, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर जो है हम डिस्कशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे दैट व्हेन वी लुक एट अ पर्टिकुलर से अमेंडमेंट और एन एक्ट और रूल्स, हम पहले उसको एक टैबुलर स्ट्रक्चर में देख लेंगे जहां पे नाम होगा उसका, देन किस पेरेंट एक्ट से वो जुड़ी है, उसके बाद कौन सी मिनिस्ट्री से वो जुड़ी है, देन कौन कौन से क्या उसका प्राइमरी फोकस है, राइट, ब्रॉडली किस चीज़ पे जो है वो फोकस करती है, क्या उसका मेन गोल है, एंड उसके बाद क्या कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, लीगल ऑब्लिगेशंस या कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं, बिफोर वी मूव ऑन टू द मेन प्रोविजंस ऑफ दोज अमेंडमेंट्स, एक्ट्स और रूल्स, ठीक है। तो चलिए विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर फर्स्ट वन. Now, the first act that we have here is the Medical Termination of Pregnancy Amendment Act of 2020. Right? Obvious होना चाहिए या आपको कि अगर आपको इस एक्ट के बारे में पूछा जाएगा तो ये किसके साथ जुड़ा है? ये जुड़ा है विद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कई बार बच्चों को जो है कई बार कंफ्यूजन भी हो सकती है, राइट, ये जो है डाउट्स भी हो सकते हैं विद रिगार्ड टू मिनिस्ट्रीज, तो इसलिए ये मिनिस्ट्रीज को याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि ये अमेंडमेंट एक्ट है, ऑब्वियसली एक पेरेंट एक्ट होगा, एक पहला एक्ट आया होगा जिसके अंदर ये अमेंडमेंट या चेंजेस ला रहा है। तो ये पेरेंट एक्ट कौन सा है? ये पेरेंट एक्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971। अब ये अमेंडमेंट का मेन आइडिया क्या है? ये अमेंडमेंट जो इसकी पेरेंट एक्ट है, जो मेन एक्ट है, उसको चेंज करने की कोशिश करता है टू बेसिकली फर्स्ट इंक्रीज द अपर लिमिट। जब टर्मिनेट मतलब अबॉर्ट की जा सकती है प्रेगनेंसी, पहले जो है ये अपर लिमिट 20 वीक्स होती थी, अब इसको बढ़ा दिया जाता है इन सर्टेन इंस्टेंसेस टू 24 वीक्स। साथ ही में ये लिमिट एक जो है निकाल देता है इन केस ऑफ सब्सटैंशियल फीटल अबनॉर्मैलिटीज। तो अब हमारे पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है टू रियली नो के जो आपका फीटस है उनके अंदर क्या कुछ अबनॉर्मैलिटीज है जिनके कारण मे बी उनकी लाइफ जो है से थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। नाउ कीपिंग इन माइंड दैट देयर कैन बी सर्टेन पेरेंट्स हु कांट अफोर्ड टू प्रोवाइड फॉर सच चिल्ड्रन, उनको ऑप्शन मिल गया है अब टू अबॉर्ट और टर्मिनेट सच अ प्रेगनेंसी, ठीक है। और साथ ही में इट ऑल्सो क्रिएट्स दिस आइडिया, दिस एक पर्टिकुलर बॉडी ऑफ अ मेडिकल बोर्ड एट स्टेट लेवल टू डील विद सर्टेन ऑफ दिस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज। अब क्या कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, क्या कुछ है, हमने कुछ इंटरनेशनल से प्लेटफॉर्म पे वादे किए हुए हैं या कुछ जिनको हम एसोसिएट कर सकते हैं विद दिस आइडिया, तो एब्सोल्युटली इसके साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं। एंड याद रखना ज़रूरी है वेरी इंपॉर्टेंटली दो चीज़ें। पहली चीज़ तो एक्सेस टू सेफ अबॉर्शन जो है एक ह्यूमन राइट माना गया है, ठीक है। तो हमारे जो कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स है उनमें से एक बेसिक ह्यूमन राइट यही एक्सेस टू बेसिक अबॉर्शन है, जिसके कारण बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इस अबॉर्शन के मुद्दे को लेके जो है डिबेट्स चल रही हैं, राइट। कंट्रीज लाइक आयरलैंड, इवन यूएसए के पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर जो है ये मुद्दे चल रहे हैं। इसके साथ आप एक और चीज जो एसोसिएट कर सकते हैं, आईओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पर्टिकुलरली आपका जो एसडीजी नंबर 3 है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 के अंदर जो है जो पहले दो टारगेट्स हैं दे आर एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट, टू मैटरनल हेल्थ, मतलब जो माएँ जिनकी जो प्रेग्नेंट है उनकी हेल्थ के साथ जो है ये चीज़ें जुड़ी हैं, तो आप इनको एसोसिएट कर सकते हैं इसी चीज़ के साथ। पहली चीज़ इंश्योर करना हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट करना वेलबींग फॉर ऑल एजेस, एंड बाय 2030 जो है जो पहला टारगेट आ जाता है, ये थीम है एसडीजी 3 की। इस थीम के अंदर पहला टारगेट क्या है कि 2030 तक हमने रिड्यूस करना है ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो को टू लेस देन हाउ मच, टू लेस देन 70 per 100,000 लाइव बर्ड्स, ठीक है। करंटली
इंडिया में कितना है करंटली? इंडिया में अराउंड 100 है ये पर 100,000 लाइव बर्ड्स। तो अभी भी जो है हमने इसको रिड्यूस करना है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस जो सेकंड टारगेट है दैट इज 2030 तक हमने अचीव करना है यूनिवर्सल एक्सेस टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग वेरी इंपॉर्टेंटली फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के अंदर ये अबॉर्शन फैसिलिटीज, एक सेफ हेल्दी अबॉर्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन किसकी? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इनटू द नेशनल स्ट्रैटेजीज एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, तो इसी के चलते हुए ये जो अमेंडमेंट है बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब मेन प्रोविजंस देख लेते हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है वो भी जान लेते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेट्स लुक एट कि क्या शुरू से ये बातचीत थी एंड क्या हमारे लॉज हमेशा ही परमिट करते थे अबॉर्शन के आइडिया को। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आईपीसी जो है हमारा दैट इज इंडियन पीनल कोड एक कॉलोनियल लॉ है, 1860 के अंदर जो है बनाया गया था। तो कीपिंग दैट इन माइंड जो बहुत ही कंजर्वेटिव विक्टोरियन वैल्यूज हैं, ठीक है, बिकॉज जो ब्रिटिश सोसाइटी थी जिसको हम विक्टोरियन सोसाइटी कहते हैं बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव थी। इनफैक्ट हम यही बात करते हैं जब हम सेक्शन 377 की रीडिंग डाउन को भी देखते हैं, हम यही एक चीज़ उससे एसोसिएट करते हैं कि 377 वाज समथिंग विच वाज एडेड कंसिडरिंग द विक्टोरियन वैल्यूज। इंडिया में नहीं तो हम बोलते हैं, अगर हम एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर को देखें, एक बहुत ही थ्राइविंग लिटरेचर हम पाते हैं व्हेन इट कम्स टू इवन द LGBTQIA+ कम्युनिटीज। ठीक है, हाउएवर एक डाउनफॉल जो है निकल के आया बिकॉज ऑफ द coming up of these conservative values during the Victorian era and particularly जो colonial rule था। ठीक है, तो इसी के चलते हुए यही colonial values, यही Victorian values जो हैं हमें abortion के considering भी देखने को मिलती है, जहाँ पे voluntarily terminate करना एक pregnancy को, मतलब abort करना, खुद अपनी मर्जी से abort करना pregnancy को जो है एक criminal offense बनाया गया था। अब इसको rectify करने के लिए काफ़ी लेट आता है और Medical Termination of Pregnancy Act of 1971 जो कि अलाउ करता है अबॉर्टिंग प्रेगनेंसी बाय मेडिकल डॉक्टर्स जिनकी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है, एंड इसी के अंदर जो है वो सर्टेन ग्राउंड्स भी देते हैं जिनके बेसिस पे आप अबॉर्ट या टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी। राइट, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट व्हेन वी से दैट देयर इज अ बैन ऑन अबॉर्शंस, इसका ये नहीं मतलब होता कि कोई लोग अबॉर्शंस कराना छोड़ देते हैं। पीपल देन एंड अप फाइंडिंग अनसेफ मेथड्स, क्वैक्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, फीमेल्स की डेथ्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं ड्यू टू अनसेफ अबॉर्शंस। सो इट इज़ बेटर टू प्रोवाइड ऑल द सेफ ऑप्शंस ताकि विमेन की लाइफ जो है वो बेहतर हो सके और बच सके। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली, ये जो 1971 का एक्ट था ये कहता था कि एक मेडिकल जो प्रेगनेंसी है ये टर्मिनेट हो सकती है अप टू 12 वीक्स बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ वन डॉक्टर। ठीक है, तो अगर 12 हफ्ते से नीचे की प्रेगनेंसी है तो एक डॉक्टर के ओपिनियन के साथ हो जाएगी। अगर 20 हफ्तों तक की जो है प्रेगनेंसी है देन यू नीड द ओपिनियन ऑफ 2 डॉक्टर्स, मतलब देयर वाज अ लिमिट ऑफ 20 वीक्स व्हिच वाज सेट फॉर टर्मिनेशन। देन टर्मिनेशन परमिटेड थी ओनली जब जो कंटिन्यूएंस है ऑफ द प्रेगनेंसी, कि अगर ये प्रेगनेंसी के साथ कंटिन्यू करेंगे विमेन, दैट कैन पोज अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन, या फिर बहुत ज़्यादा जो है फिजिकल या मेंटल एक हार्म प्रोवाइड कर सकती है उनको। फॉर एग्जांपल जैसे कि रेप विक्टिम्स हैं, एंड रेप विक्टिम्स जो हैं एकदम से बिकॉज ऑफ दैट क्राइम प्रेग्नेंट हो जाए, राइट। सो to carry the baby of your rapist can be a very mentally torturous thing। तो उस सिनेरियो में भी जो है अबॉर्शन अलाउड था, और इन द केस ऑफ फीटल अबनॉर्मैलिटीज। तो ये जो है 1971 का एक्ट जो है प्रोवाइड करता था। टर्मिनेशन साथ ही में अलाउड थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर देयर वाज एन इमीडिएट नेसेसिटी टू सेव द वुमेन्स लाइफ। ठीक है, तो इन कैटेगरीज के लिए जो है प्रोवाइड की जाती थी टर्मिनेशन फॉर इन योर 1971 का एक्ट। Now, what are the changes which have been brought with the 2021 Act? Now, firstly, very importantly, 2021 की जो amendment है ये expand कर देती है the grounds for terminating a pregnancy को, साथ ही में जो time limit provide की गई है उसके अंदर भी जो है कुछ changes लेके आती हैं जिसके अंदर आप terminate कर सकते हैं pregnancy। तो ये जो टेबल मैंने आपको प्रोवाइड किया है ये PRS से है। Now, very importantly, ये टाइम पीरियड आपको बताता है एंड किन किन लोगों की ओपिनियन आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है,
तो यहाँ पे ये अमेंडमेंट बिल लिखा हुआ है, बट ये एक्चुअली एक्ट अब बन चुका है, राइट, बट पीआरएस में ये बिल लिखा हुआ था, इट्स बीन पास्ड, राइट, तो ये जो है अब एक्ट बन गया है ना। अगर तो 12 हफ्तों तक है, दिस इज द सेम एज आपका जो 1971 का एक्ट था। अगर 12 हफ्तों तक है तो एक एडवाइस चाहिए, एक डॉक्टर की एडवाइस चाहिए, सेम ही 2021 का अमेंडमेंट बोलता है। अप टू 20 वीक्स अगर है देन एडवाइस ऑफ 2 डॉक्टर्स रिक्वायर करता था 1971 का जो एक्ट था। हाउएवर नाउ एक ही डॉक्टर की एडवाइस चाहिए, मतलब अप टू इंस्टेड ऑफ 12 वीक्स अप टू 20 वीक्स आपको सिर्फ एक ही डॉक्टर की एडवाइस चाहिए। देन 20 to 24 वीक्स के अंदर अगर आपकी प्रेगनेंसी पहुंच गई है, तब क्या होता था कि 1971 में तो प्रोविजन ही नहीं था। अब 2021 के अंदर जो है प्रोविजन डाल दिया गया है, जहां पे 2 डॉक्टर्स की एडवाइस जो है फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ विमेन तब ये अलाउड की जाएगी। ठीक है, व्हाट आर दी सर्टेन कैटेगरीज ऑफ विमेन जो है ये भी जो है स्पेसिफाई किया जाएगा। देन अगर मोर देन 24 वीक्स है तो 1971 तो कंप्लीटली बैन करता था। हाउएवर इन द 2021 अमेंडमेंट एक्ट अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि अगर आपको लगता है दैट सब्सटैंशियल फीटल अबनॉर्मैलिटीज हैं, देन एक मेडिकल बोर्ड बिठाया जाएगा जो कि डिसाइड करेगा कि टर्मिनेशन अलाउड है या नहीं है। देन अगर एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर वुमेन की लाइफ को खतरा है तो टर्मिनेट की जा सकती है प्रेगनेंसी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली जब हम अप टू 20 वीक्स की बात कर रहे हैं ना, टर्मिनेशन के ग्राउंड्स भी होते थे, है ना। टर्मिनेशन के ग्राउंड्स के अंदर अब क्या होता था, 1971 के एक्ट के अंदर ये लिखा था दैट इन केस देयर इज फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, राइट, दैट यू टुक ऑल द प्रिकॉशंस, राइट, व्हाटएवर कॉन्ट्रासेप्शंस आर अवेलेबल, राइट, चाहे वो फिजिकल कॉन्ट्रासेप्शन हो, केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन हो, पिल्स हो, जो भी हो, आपने वो यूज किया बट फिर भी जो है प्रेगनेंसी हो गई, राइट। तो अब दैट वाज समथिंग दैट यू weren't prepared for, राइट। सो दे अलाउड द टर्मिनेशन ऑफ सच अ प्रेगनेंसी इफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकल डिवाइस और मेथड फेल्ड फॉर मैरिड women। अब जो है पोस्ट द 2021 अमेंडमेंट, गिवन दैट इंडिया एज अ सोसाइटी हैज ऑल्सो मूव्ड एंड इट हैज बिकम मोर प्रोग्रेसिव एंड इट हैज बिकम मोर मॉडर्नाइज्ड, द सेम फैसिलिटी इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल फॉर अनमैरिड वुमेन। ठीक है, तो यही सेम ग्राउंड्स जो है ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन अब अनमैरिड वुमेन के लिए भी अलाउड है। नेक्स्ट आप वेरी इंपॉर्टेंटली जो मैंने बताया था कि कौन से कैटेगरीज ऑफ वुमेन होंगी, ये कौन बताएगा, ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बताएगी। अब मेडिकल बोर्ड्स की ये जो बॉडी है जो क्रिएट कर दी गई है, ये क्या है मेडिकल बोर्ड्स। अब 2021 की जो अमेंडमेंट है इसमें बोला गया है कि अगर सब्सटैंशियल फीटल अबनॉर्मैलिटीज हैं तो जितने भी स्टेट्स एंड यूटीज है वो क्या करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक मेडिकल बोर्ड, और ये मेडिकल बोर्ड जो है डिसाइड करेगा अगर एक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है आफ्टर 24 वीक्स इन केस ऑफ दिस फीटल अबनॉर्मैलिटीज। हर बोर्ड के अंदर मेंबर कौन होंगे, एवरी बोर्ड विल हैव 1 गायनेकोलॉजिस्ट, 1 पेडियाट्रिशियन, एक रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट एंड अदर मेंबर्स जो कि नोटिफाई किए जाएंगे बाय होम, बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक जो प्रोविजन है विद इन दिस अमेंडमेंट एक्ट इज दैट ऑफ सेफगार्डिंग प्रिवेसी। 2021 की जो अमेंडमेंट है मैंडेट करती है कि कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो सिर्फ तब रिवील करेंगे डिटेल्स ऑफ अ वुमन जिनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी गई है अगर लॉ की रिक्वायरमेंट होगी। से अगर कहीं से उनको पता लगा दैट द मेडिकल द प्रेगनेंसी वाज टर्मिनेटेड बिकॉज उनको जेंडर पता लग गया था, ना दैट इज अ क्राइम। ठीक है, तो इफ द लॉ मैंडेट्स कि आप रिवील कीजिए किसी वुमन की आइडेंटिटी जिन्होंने टर्मिनेट की है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, तो वो रिवील करेंगे, अदरवाइज इट इज नॉट टू बी रिवील्ड। अगर उनकी प्राइवेसी किसी भी तरह से वायलेट की जाती है तो इट इज पनिशेबल, एक पनिशेबल ऑफेंस है एंड आपको पनिश किया जा सकता है विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर जो डॉक्टर है, या फिर फाइन, या फिर दोनों ही इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ठीक है, next up now very importantly is the second act which is salaries, allowances and pensions of members of parliament amendment bill of 2020। ठीक है, जो ये पास हो गया था तो ये अमेंडमेंट एक्ट बन गया है। अब कंसिडरिंग कि बहुत सारे से एमपीज की, प्रेसिडेंट की सैलरीज को लेके एंड गिवन कोविड का जो पैंडेमिक आया था एंड उसके चलते हुए जो न्यूमरस कट्स एक्सेट्रा डाले गए थे, उसके चलते हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके साथ ये कंसर्न है, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और कौन से पेरेंट एक्ट्स हैं जिनको ये अमेंड करता है, पहला द सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1954 एंड सेकेंडली सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट ऑफ 1952 विद रिगार्ड टू समचरी अलाउंस। तो ये समचरी अलाउंस के साथ एसोसिएटेड है तो इसको भी ये अमेंड करता है। अब क्या फोकस है एक्ट का, सबसे पहले तो ये अमेंड करता है जो आपका सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ मेंबर्स पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1954, जिसके तहत दिस रिड्यूसेस द सैलरीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट
by 30%. Secondly, it also amends the Salaries Allowances of Ministers Act of 1952, जिसके तहत ये रिड्यूस कर देता है क्या, sumptuary allowance जो है of the ministers by 30%. एंड अब ये रिडक्शन क्यों लाई गई है? ये रिडक्शन लाई गई है टू सप्लीमेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द सेंटर, ताकि वो कोविड-19 पैंडेमिक के लिए को जो है टैकल कर पाए. तो दिस वाज सीन एज अ कंट्रीब्यूशन ऑन पार्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टुवर्ड्स फाइटिंग द पैंडेमिक. नाउ क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल ऑब्लिगेशंस है with regarding surrounding salaries and allowances? तो ऑब्वियसली है. वेरी इंपॉर्टेंटली आर्टिकल 106 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एम्पावर करता है किनको? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, दैट इट इज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट देमसेल्व्स जो कि डिटर्मिन करते हैं अपनी सैलरीज एंड अलाउंसेस. एंड इसको डिटर्मिन करने के लिए वो एक लॉ इनैक्ट करते हैं इन द पार्लियामेंट. 1985 में पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था अ लॉ जिसने डेलीगेट कर दिया ये पावर टू सेट एंड रिवाइज सर्टन अलाउंसेस, राइट? जैसे कि जो एमपीज को मिलती है बहुत सारी अलाउंसेस उनको मिलती है. सो अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक सैलरी उनको और अलाउंसेस मिलती है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, ठीक है, ऑफिस अलाउंस अपना ऑफिस सेटअप करने के लिए, हाउस अलाउंस जैसे HRA एक्सेट्रा होता है, ठीक है. अब इनके अंदर चेंजेस, इनके अंदर रिविजन कौन कर सकता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कर सकती है. सो रादर देन पार्लियामेंट के अंदर बार बार ये चेंजेस के लिए अमेंडमेंट्स लाना, ये कुछ अलाउंसेस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद जो है चेंज कर सकती है. इन 2018 एक फाइनेंस एक्ट पास किया गया जिसके थ्रू पार्लियामेंट ने अमेंड किया लॉ एंड प्रोवाइड किया कि जो सैलरी है, डेली अलाउंस है एंड पेंशन है ऑफ एमपीज, वो क्या इंक्रीज की जाएगी एवरी 5 years. एंड क्या होगा द बेसिस ऑफ द इंक्रीज? इट विल बी इंक्रीज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स. तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है, कंसिडरिंग कि आप इकोनॉमी के अंदर जो है इन्फ्लेशन होती है, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है इंक्रीज होता है, इन्फ्लेट होता है, तो टू मैच अप टू दैट हम जो है उसके हिसाब से उस कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से जो कि प्रोवाइड किया जाता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, उसके साथ पेग करते हुए हम चेंजेस लाएंगे इन द सैलरीज ऑफ द एमपीज एंड इन देयर अलाउंसेस एवरी 5 years. नेक्स्ट स्टेप नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली आर सर्टन वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट्स जो कि रहे हैं, ठीक है. सबसे पहला इज द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस ऑफ 2020, ठीक है. ये पहले ऑर्डिनेंस की तरह आया था, अब जो है इसको पास करके क्या कर दिया गया? एक्ट बन गया, ठीक है. तो पहले ये ऑर्डिनेंस के रूप में आया था, उसके बाद ये एक्ट बना दिया गया, जिस एक्ट ने इस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस कर दिया, ठीक है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्चुअल में क्या था, पेरेंट एक्ट तो कोई है नहीं क्योंकि उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था. तो पहले एक ऑर्डिनेंस पास कर दी गई थी एंड इवेंचुअली एक एक्ट पास कर दिया गया इन द पार्लियामेंट विच रिप्लेस दिस ऑर्डिनेंस. ये किसके साथ कंसर्न है? ऑब्वियसली द एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री के साथ जो है ये कंसर्न रखता है. क्या मेन प्रीमाइस है इस एक्ट का? ये एक्ट जो है अलाउ करता है दोनों ही इंट्रा स्टेट मतलब एक स्टेट के अंदर, एंड इंटर स्टेट मतलब बिटवीन डिफरेंट 2 or 3 or 4 different states, right, trade of farmers produce beyond the physical premises of the APMC market. कि सिर्फ जो APMC अब मार्केट है, जो आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी है, जो आपकी मंडीज जिनको हम बोलते हैं, जरूरी नहीं है आपकी ट्रेड सिर्फ उन मंडीज के अंदर ही होगी. अब उसके बाहर भी जो है कई जगहों पे ये ट्रेड कैरी आउट की जा सकती है. वेरी इंपॉर्टेंटली जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको प्रोहिबिट करता है ये एक्ट कि आप लेवी नहीं कर सकते कोई भी मार्केट फ्री सेस या लेवी आउटसाइड द मंडी एरियाज. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेड कर रही हूँ से किसी फैक्ट्री के गेट के बाहर विद सर्टेन अदर पीपल, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ये नहीं बोल सकती अच्छा क्योंकि आप चाहे मंडी के बाहर आप कर रहे हैं ट्रेड बट मेरे स्टेट के अंदर तो कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये मार्केट फीस लगेगी. नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को वो अलाउड नहीं है. नाउ किस तरह की ऑब्लिगेशन, किस तरह के लॉज जो है हम इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं? एग्रीकल्चर मार्केट जो है प्राइमरीली बिफोर द कमिंग इन ऑफ दीज लॉज, राइट, जिन पे स्टे भी लगा दिया गया है अब बाय द कोर्ट, राइट, जो एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं इन इंडिया दे वर मेनली रेगुलेटेड बाय स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमिटीज. ठीक है, तो जो स्टेट है वो रेगुलेट करता था द सेलिंग ऑफ द प्रोड्यूस, द ट्रेड ऑफ द प्रोड्यूस, एंड इनको सेल को जो है रेगुलेट करने के लिए उन्होंने क्या सेटअप कर दी थी, दीज थिंग्स कॉल्ड एपीएमसीज, जिनको हम मंडीज बुलाते हैं. ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका ऑब्जेक्टिव था कि इंश्योर कर पाए ये फेयर ट्रेड बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, ताकि एक अच्छा प्राइस, एक अच्छा दाम जो है फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस के लिए मिल पाए.
अब स्टैंडिंग कमेटी एक बनाई गई थी ऑन एग्रीकल्चर इन 2018 एंड 19 टू रियली लुक इनटू द प्रॉब्लम्स जो कि एपीएमसीज या मंडीज फेस कर रही थी। एंड इन्होंने देखा कि एपीएमसी लॉज जो हैं ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किए जा रहे एंड देयर इज एन अर्जेंट नीड टू रिफॉर्म देम। तो फॉर एग्जांपल जो कुछ मॉडल एपीएमसी लॉ एटसेट्रा लाए थे उनको फॉलो नहीं कर रहे थे स्टेट्स, जिसके कारण फार्मर्स आर स्टिल नॉट गेटिंग देयर ड्यू। तो एक हाई पावर्ड कमिटी जो है ऑफ 7 चीफ मिनिस्टर्स फिर बिठाई गई इन जुलाई 2019 टू रियली डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स दैट फर्स्टली क्या अडॉप्शन एंड टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए ऑफ मॉडल एक्ट्स बाय स्टेट्स, सो मॉडल एक्ट्स लाइक द एपीएमसी मॉडल एक्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था, एंड चेंजेस टू द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955 एज वेल। एंड इनफैक्ट इस चेंज के लिए एक जो थर्ड एक लॉ है उसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब क्या मेन प्रोविजंस है, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है, बहुत चर्चा में रहा है, क्या मेन प्रोविजंस है इसके? सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था ये दोनों ही इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस जो है अलाउ कर देता है आउटसाइड फर्स्टली द फिजिकल प्रीमाइसेस ऑफ मार्केट यार्ड्स जो कि रन किए जाते हैं बाय मार्केट कमिटीज फॉर्म्ड अंडर द एपीएमसी एक्ट्स। मतलब आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी या जिसको हम पॉपुलरली मंडी बुलाते हैं उसके फिजिकल प्रीमाइस से बाहर भी जो है किसी और जगह भी ट्रेड कैरी आउट की जा सकती है। बाकी जो अदर मार्केट्स हैं वो नोटिफाई की जाएंगी अंडर द स्टेट एपीएमसी एक्ट्स। सच ट्रेड जो है कैन बी कंडक्टेड इन एन आउटसाइड ट्रेड एरिया। ठीक है, आउटसाइड ट्रेड एरिया क्या होता है? वो बोलते हैं कोई भी ऐसी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, कलेक्शन या एग्रीगेशन ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस, मतलब जहां पे प्रोड्यूस हो रही है, से खेत में जाके ही कोई बायर सीधा ही उनकी क्रॉप परचेज कर लेता है। कलेक्शन जहां पे जो है कलेक्ट हो रही है से ढेर सारे फार्मर्स की या एक फार्मर की जो है पूरी क्रॉप कलेक्ट हो रही है, वहां पे जाके बायर उनके साथ डील कर ले। या एग्रीगेशन 2-3 से है फार्मर्स जो है इकट्ठे करके अपनी क्रॉप्स जो है उनको सेल करना चाहते हैं, कोऑपरेटिव जो है फार्मिंग कर रहे हैं, तो वहां पे भी बायर जाके जो है उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। इंक्लूडिंग प्लेसेस लाइक फार्म गेट्स, राइट, जो फार्म गेट्स हैं जो भी वहां पे गेटेड फार्म्स हैं, राइट। देन फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ठीक है, जहां पे से प्रोसेसिंग के लिए जा रही हैं क्रॉप्स, वेयर हाउसेस जहां पे कलेक्ट हो रही हैं, सिलोस जहां पे अगेन प्रिजर्व की जा रही हैं, एंड इवन कोल्ड स्टोरेजेस से जहां पे वेजिटेबल्स एक्सेट्रा कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए भेजी जा रही हैं। तो इन सारे एरियाज के अंदर भी जो है ट्रेड एंड ऐसी एक्टिविटीज कैरी आउट की जा सकती हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली ये परमिट करता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ शेड्यूल्ड फार्मर्स प्रोड्यूस। शेड्यूल्ड फार्मर्स प्रोड्यूस अब क्या है? ये ऐसा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जो कि बेसिकली रेगुलेट किया गया है अंडर एनी स्टेट एपीएमसी एक्ट। ठीक है, तो ये वेजिटेबल्स हो सकती हैं, कोई क्रॉप्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इनको ट्रेड किया जा रहा है इन स्पेसिफाइड ट्रेड एरियाज। तो जैसे कि एपीएमसी एक्ट बोलता था कि से आप गेहूं जो है इस मंडी के अंदर ही आप बेचेंगे, इस प्रोड्यूस को जो है आप वहीं पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो शेड्यूल्ड फार्मर्स प्रोड्यूस है अब उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी जो है परमिट कर दी गई है। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म जो है ये सेटअप किया जाएगा फैसिलिटेट करने के लिए डायरेक्ट एंड ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सच फार्मर्स प्रोड्यूस थ्रू द इंटरनेट, राइट। तो अगर मेरे को लगता है कि मैं बहुत ही अच्छे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, राइट, आजकल इंटरनेट ने कितना फैसिलिटेट कर दिया है, तो वी कैन अलाउ एक डायरेक्ट फार्मर से डायरेक्ट कंज्यूमर परचेजिंग वाया दिस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। तो मैं एज अ कंज्यूमर डायरेक्टली ऑर्गेनिक प्रोड्यूस से फार्मर से खरीद सकता हूं विदाउट हिम हैविंग टू गो थ्रू न्यूमरस मिडलमैन। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की सेटिंग अप एक्सेट्रा, इट बेसिकली क्या क्या करता है, कुछ अब कौन सी एंटिटीज जो है इनको सेटअप कर सकती हैं। अब फार्मर्स खुद तो प्लेटफॉर्म सेटअप नहीं कर सकते, उन्होंने प्रोड्यूस पैदा कर दिया। ठीक है, तो ये भी बताते हैं कि कौन कौन सी एंटिटीज जो हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स को इस्टेब्लिश एंड ऑपरेट कर सकती हैं। अब कंपनीज जो हैं, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म्स हो, रजिस्टर्ड सोसाइटीज हो, ये हर कोई जो है ये सेटअप कर सकता है। बेसिकली इनके पास एक परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर है, या फिर कोई भी और डॉक्यूमेंट जो कि नोटिफाई किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनके अलावा कोई फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जो है डिसाइड कर सकती है टू सेट अप सच अ प्लेटफॉर्म। तो इमेजिन कीजिए कि किसी ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, ठीक है, जहां पे वो प्रोड्यूस करते थे ऐसी चीजें, एंड दे देमसेल्व्स डिसाइडेड दैट लेट्स चिप इन सम मनी एंड इन्वेस्ट इन दिस, कि हमारे कोऑपरेटिव फार्म से जो हमारी चीजें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम डायरेक्टली टू द कंज्यूमर बेचेंगे वाया दिस प्लेटफॉर्म। तो ये भी जो है अलाउड है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली ये प्रोहिबिट करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि ये लेवी नहीं कर सकते, इंपोज नहीं कर सकते कोई भी मार्केट फी, सेस
या फिर कोई और लेवी ऑन फार्मर्स, ट्रेडर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स व्हेन दे आर ट्रेडिंग फार्मर्स प्रोड्यूस कंडक्टेड इन एन आउटसाइड ट्रेड एरिया। तो जब मंडी के अंदर हो रहे हैं, एपीएमसी के फिजिकल प्रीमाइस में हो रहे हैं, आप तब लीजिए, जो भी आप लेवीज ले रहे हैं, मार्केट फीस ले रहे हैं, आप तब लीजिए। बट जब भी आउटसाइड ट्रेड एरियाज के अंदर ये ट्रेडिंग हो रही है, तब आप कोई भी ऐसी चीज जो है वो चार्ज नहीं कर सकते, ये एक्ट बोलता है। नेक्स्ट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली इज द सेकेंड एक्ट, which is your farmers empowerment and protection agreement on price assurance and farm services ordinance था ये। अब ये क्या बन गया है? अब ये एक फुल फ्लेजेड जो है एक्ट बन गया है। ठीक है, अगेन ऑर्डिनेंस जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है बाय अ फुल फ्लेजेड एक्ट। ये भी एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आता है। इसका क्या मेन प्रीमाइस है? इसका मेन प्रीमाइस है कि ये फ्रेमवर्क एक क्रिएट करने की कोशिश करता है फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था, विच अगेन जो कमिटी थी हमारी, उनका ये मानना था कि उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा है बाय द वेरियस स्टेट्स। तो अब ये जो एक्ट है ये एक फ्रेमवर्क देता है फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थ्रू एन अग्रीमेंट बिटवीन whom द फार्मर एंड द बायर। ठीक है, तो प्रायर टू द प्रोडक्शन, पैदावत करने से पहले ही जो है ये अग्रीमेंट हो जाता है। साथ ही में प्रोवाइड करता है एक 3 लेवल डिस्प्यूट मैकेनिज्म, कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होती है बिटवीन द फार्मर एंड द बायर, देयर इज अ 3 लेवल डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म विच इज अवेलेबल, विच कंसिस्ट ऑफ द कंसिलिएशन बोर्ड, द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एंड लास्टली द एपेलेट अथॉरिटी। ठीक है, अब क्या मेन प्रोविजन है इस एक्ट के, फटाफट उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने बताया था कि क्या है कि बिफोर आई प्रोड्यूस, तो सपोज कीजिए मेरे एक आलू का खेत है। ठीक है, आलू का खेत है, तो पेप्सी को मेरे पास आया कि हाँ जी, हम जो है हम लेस बनाते हैं, हम कोई चिप्स बनाते हैं जिसके लिए हमको चाहिए आलू। तो इवन बिफोर माई आलू प्रोडक्शन, माई पोटैटो प्रोडक्शन, वी एंटर इनटू सम काइंड ऑफ अग्रीमेंट कि मैं आपको इतने प्राइस पे जो है इतने क्विंटल आलू या इतने टन आलू जो है मैं आपको बेचूंगा। अब क्या है, यहां पे भी उन्होंने सेट कर दिया है, क्या सेट कर दिया है, एक मिनिमम पीरियड ऑफ एन अग्रीमेंट जो है सेट कर दिया है, जो एटलीस्ट 1 क्रॉप सीजन होगा। ठीक है, क्यों मिनिमम पीरियड? अब मैं इन्वेस्ट भी करूंगी। अब मुझे अगर पता है कि कोई बायर आ रहा है, तो मैं बोलूंगी कि मैं अपनी क्रॉप की फर्टिलिटी, अपने फील्ड की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए से वहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगी इन टर्म्स ऑफ पेस्टिसाइड्स दैट आई एम पुटिंग, इन टर्म्स ऑफ मैन्योर दैट आई एम पुटिंग और अदर एग्रीकल्चरल इनपुट्स दैट आई पुट अप। ठीक है, अब मुझे पानी की रिक्वायरमेंट हो सकती है क्योंकि मैंने एक इतना लेवल ऑफ प्रोडक्शन करना है, तो से मैं एक बोरिंग वेल या कुछ जो है उसमें भी इन्वेस्ट करती हूँ। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि एक मिनिमम पीरियड ऑफ 1 क्रॉप सीजन तो होना ही है, ताकि एटलीस्ट मैंने जितनी इन्वेस्टमेंट की है वो मुझे वापस मिल सके। ठीक है, 1 क्रॉप सीजन, या अगर हम लाइफ स्टॉक की बात करें से, अगर अंडों के ऊपर जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, चिकन के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो 1 प्रोडक्शन साइकिल ऑफ लाइफ स्टॉक। तो एटलीस्ट ये जो है मिनिमम पीरियड है। इस मिनिमम पीरियड के बाद उन्होंने एक मैक्सिमम पीरियड जो है वो भी स्पेसिफाई कर दिया है। मैक्सिमम पीरियड क्या है? 5 इयर्स। ठीक है, 5 इयर्स का एक मैक्सिमम पीरियड है, अनलेस प्रोडक्शन साइकिल जो है मोर देन 5 इयर्स है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मेरे से फ्रूट परचेज करने थे, बट से वो एक बहुत ही एक स्पेशल काइंड ऑफ फ्रूट है जिसको एटलीस्ट 5 साल का जो है प्रोडक्शन साइकिल है, तो उसको आने में 5 साल से ज़्यादा लगेगा, से 7 साल लगते हैं, तो मैक्सिमम पीरियड जो है बढ़ाया जा सकता है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली, ये एक्ट एक और चीज जो कि स्टेट करता है इज द प्राइस ऑफ द फार्मिंग गुड्स। तो ये क्या बोलता है कि जो भी आपने प्रोडक्ट्स देने हैं, जो भी प्रोड्यूस देना है, वो बनानास हो, टमेटोज हो, पोटैटो हो, कोई क्रॉप हो, कुछ भी हो, वो जो है मेंशन किया जाएगा इन दी अग्रीमेंट कि ये प्राइस जो है हम फिक्स कर रहे हैं। प्राइसेस जो से आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस जो है फ्लक्चुएट करें, तो इसलिए वी मेक एन अग्रीमेंट जहां पे हम बोल रहे हैं दैट नहीं, हम अभी प्राइस नहीं सेट करेंगे, हमसे तब जो मार्केट प्राइस होगा उस हिसाब से लेंगे। राइट, इन दैट सिनेरियो ऑल्सो अगर वेरिएशन के हिसाब से ले रहे हैं तो एक मिनिमम प्राइस तो जो है वो गारंटी किया ही जाएगा, तो एक गारंटीड प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा। उससे अगर ऊपर हुआ देन आप जो है अग्रीमेंट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। साथ ही में एक क्लियर रेफरेंस दी जाएगी कि अगर ये गारंटीड प्राइस तो आपको मिलेगा, इससे ऊपर कितना जो है एडिशनल अमाउंट मिल सकता है अबव द गारंटीड प्राइस, ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, से 10% एक्स्ट्रा, 15% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा। फर्दरमोर, जो प्रोसेस है प्राइस डिटर्मिनेशन की, वो भी अग्रीमेंट के अंदर जो है मेंशन की जाएगी कि किस बेसिस पे आपने उस प्रोड्यूस का प्राइस जो है डिटर्मिन
किया है। से फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट देता है, साथ ही में कहता है कि एग्रीकल्चर इनपुट्स भी जो है हम आपको ही देंगे, ठीक है, तो उस चक्कर में उस पूरे सिनेरियो में क्या प्राइस होगा उस प्रोड्यूस का वो भी आपने बताना है कि अच्छा इतना जो है आपका गारंटीड प्राइस हो गया, इतना प्राइस हो गया जो हम एडिशनल देंगे, से 10% देंगे अगर मार्केट प्राइस जो है तब इतना हुआ, बट उसमें से जो है से हम 5% डिडक्ट कर लेंगे फॉर आर एग्रीकल्चरल इनपुट्स। तो एक जो पूरा प्रोसेस है जिसके बेसिस पे फाइनल प्राइस डिटरमिन किया जाएगा वो भी आपने अग्रीमेंट में लिख के देना है। देन जो फार्मिंग अग्रीमेंट है उसके अंदर एक कंसिलिएशन बोर्ड भी होगा और साथ ही में कंसिलिएशन प्रोसेस भी। अब देयर कैन बी इंस्टेंसेस वेयर देयर कैन बी डिस्प्यूट्स बिटवीन द फार्मर्स एंड द कॉन्ट्रैक्टर्स। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं स्पेशली इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया, वो बोलते हैं कंसिलिएशन बोर्ड होगा एंड कंसिलिएशन बोर्ड के बियॉन्ड भी किस तरह से हम डिस्प्यूट को सेटल करेंगे वो पूरा प्रोसेस भी जो है वो बताया जाएगा इन द अग्रीमेंट इटसेल्फ, ठीक है। अब बोर्ड जो है कंसिलिएशन बोर्ड, उसके अंदर सबसे पहले एक फेयर एंड बैलेंस रिप्रेजेंटेशन होगी ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो भी हो, साथ ही में जो बायर है, जो कॉर्पोरेशंस हैं या कॉर्पोरेट है, उसका भी जो है रिप्रेजेंटेशन होगी ताकि एक बैलेंस बोर्ड हो। अगर जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व नहीं हो पाती बाय द कंसिलिएशन बोर्ड, पहले तो हम कोशिश करेंगे कि कंसिलिएशन बोर्ड जो है इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करे एंड उनको 30 दिन का टाइम जो है दिया जाएगा, 1 महीने का 30 डेज जो उनको प्रोवाइड किए जाएंगे टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट। बट व्हाट हैपेंस अगर डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व नहीं होती, नहीं सेटल हो पाती, देन जो पार्टीज है दे कैन अप्रोच द सेकेंड लेवल, ठीक है। तो एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया है। सबसे नीचे क्या है, आपका कंसिलिएशन बोर्ड है, इनके पास क्या है 30 दिन है, 30 दिन में नहीं हुआ सेटल तो हम किसके पास जा रहे हैं, एसडीएम के पास जा रहे हैं, ठीक है। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट जो है उनके पास जा रहे हैं, तो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास चले जाएंगे फॉर योर रेजोल्यूशन। पार्टीज के पास जो है ना, इमेजिन कीजिए एसडीएम ने भी जो है कोई अपना ऑर्डर दे दिया, बट उससे भी जो है कोई एक पार्टी खुश नहीं है, तो फाइनल क्या है, एक एपेलेट अथॉरिटी भी जो है वो अवेलेबल है जिनके पास वो अपील कर सकते हैं अगेंस्ट द whatever decision which was taken by the magistrate। दोनों ही मैजिस्ट्रेट एंड जो एपेलेट अथॉरिटी हैं उनके ऊपर एक इम्पोज किया गया है एक रिक्वायरमेंट दैट दे हैव टू डिस्प्यूट, एक जो डिस्प्यूट है उसको उन्होंने रिजॉल्व करना है विद इन 30 डेज। तो हर जगह जो है 30 डेज का मैंडेट दिया गया है फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। तो जिस दिन मैंने रिसीव की एप्लीकेशन उससे 30 दिन के विद इन जो है मैंने रिजॉल्व करना है। जो मैजिस्ट्रेट या एपेलेट अथॉरिटी है वो इम्पोज कर सकते हैं कुछ पेनल्टीज ऑन द पार्टी जो कि कॉन्ट्रवीन कर रही है अग्रीमेंट को, जो कि अग्रीमेंट के खिलाफ जा रही है। हाउएवर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता अगेंस्ट एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ द फार्मर फॉर द रिकवरी ऑफ एनी ड्यूज। तो से फार्मर जो है वॉज लायबल टू पे से दीज 5% जो कि एग्रीकल्चर इनपुट्स का उन्होंने दिया था एंड फार्मर रिफ्यूजेस या फार्मर ने नहीं दिया। नाउ इमेजिन कीजिए फार्मर के ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि वो पे नहीं किया कर सकता, तो ये नहीं कि मैजिस्ट्रेट या एपेलेट अथॉरिटी उनका लैंड बिकवा दे, ये पॉसिबल नहीं है। एक लैंड जो है एक फार्मर से नहीं छीना जा सकता, ये कहा गया है। Next up, very importantly, is the third very important act, which was the Essential Commodities Amendment Act of 2020। ठीक है, ये जो है अमेंड करता है किसको, Essential Commodities Act of 1955 को, एंड आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेन मैंडेट क्या है इस अमेंडमेंट का, ये बेसिकली अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को रेगुलेट करना सप्लाई ऑफ सर्टेन फूड आइटम्स ओनली अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, कोई वॉर हो गई, फैमिन हो गया, ड्राउट आ गया, कुछ ऐसी चीजें आ गई। साथ ही में स्टॉक लिमिट्स इंपोज करने के लिए भी ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, राइट, सिर्फ तब होगा अगर एक बहुत ही ज्यादा स्टीप प्राइस राइज हो, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम कंपटीशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर छोटी चीज पे जो है स्टॉक लिमिट्स इंपोज ना कर दिए जाएं या फिर रेगुलेशन ऑफ सप्लाई ना हो, तो हम लिबरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इवन फूड डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंटली एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है 1955 का, ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को डेजिग्नेट करने के लिए कुछ कमोडिटीज, राइट। ये फूड आइटम्स हो सकते हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, पेट्रोलियम, केरोसिन, राइट, कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती है जिनको ये एसेंशियल कमोडिटीज की तरह जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस बेसिस पे रेगुलेट कर सकती है या इवन प्रोहिबिट कर सकती है प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ दीज एसेंशियल कमोडिटीज। ठीक है, अब क्या मेन प्रोविजन है ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट? सबसे पहले तो ये प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये रेगुलेट करेगी सप्लाई ऑफ सर्टेन फूड आइटम्स इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक सीरियल, व्हीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस जो आपकी दालें हैं,
potatoes, onions, edible oil seeds and oils only under extraordinary circumstances. तो under normal circumstances ही नहीं करेंगे, सिर्फ अगर कोई बहुत ही extraordinary circumstances आते हैं, जैसे कि war आ गई, ठीक है, किसी कंट्री के साथ war हो गई, famine आ गया, फैमिन क्या, अकाल पड़ गया, ठीक है, एक्स्ट्रॉर्डनरी प्राइस राइज, बहुत ही ज़्यादा जो है प्राइसेस बढ़ गए ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, जो है खाने के प्रोडक्ट्स के, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी ऑफ ग्रेव नेचर आ गई, बहुत ही बुरा ड्राउट आ गया या बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ गए, ठीक है, या फिर बहुत बड़ा जो है कोई पेस्ट इन्फेक्शन आ गया, इस तरह के उसके अंदर भी जो है रेगुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली ये रिक्वायर करते हैं कि बिफोर इम्पोजिंग एनी स्टॉक लिमिट ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, स्टॉक लिमिट का क्या मतलब होता है कि आप इतना ही जो है से इतना ही क्विंटल या इतना ही टन ऑफ अ पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है, आप स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, कि कहीं आप आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ना बढ़ा रहे हो, आप होर्डिंग ना कर रहे हो, ताकि फिर जब प्राइस बढ़े आप उसको महंगे दाम पे बेचें, ठीक है। तो ये कहते हैं कि आप इम्पोज कर सकते हैं ऐसे स्टॉक लिमिट सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस राइज, ठीक है। तो कब इंपोज की जा सकती है? पहला, अगर देयर इज 100% इंक्रीज इन रिटेल प्राइस ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, तो एप्पल्स, ये वो जो भी फ्रूट्स है, हॉर्टिकल्चर है, अगर उनके अंदर 100% से भी ज्यादा जो है इंक्रीज इन रिटेल प्राइस हो जाता है। इन केस ऑफ non-perishable agricultural food items, if there is a 50% increase in retail prices of non-perishable food items, तब जो है स्टॉक लिमिट इंपोज की जा सकती है। तो प्राइस से उन्होंने पेग कर दिया है। ये इंक्रीज जो है ये कैलकुलेट अब कैसे किया जाएगा कि कब से हम इंक्रीज देखेंगे, कि पिछले साल से कितना इंक्रीज हुआ है, पिछले 5 साल में कितना इंक्रीज हुआ है, कैसे करेंगे? तो ये कहते हैं ये इंक्रीज जो है कैलकुलेट किया जाएगा ओवर द प्राइस प्रिवेलिंग इमीडिएटली इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। तो जो पिछले 12 महीने गए हैं ऑफ द ईयर, उनके अंदर क्या प्राइस था, ये उनके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, या फिर द एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, इनमें से जो भी ज्यादा कम हुआ उसके अगेंस्ट जो है ये कैलकुलेट किया जाएगा टू सेट अप सच स्टॉक लिमिट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट अप वेरी इंपॉर्टेंट एक और अमेंडमेंट आती है, विच इज योर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021, जो कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है याद रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो फॉर एग्जांपल जो हमने मेडिकल टर्मिनेशन किया था, चिल्ड्रन कैन गेट कंफ्यूज कि कहीं ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में तो नहीं आता, नहीं, किस में आता है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। जुवेनाइल जस्टिस जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर तो नहीं आता, तो नहीं, ये वहाँ नहीं आता, किसके अंडर आ रहा है? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की परव्यू के अंडर आ रहा है। अब पेरेंट एक्ट जिसको ये अमेंड करता है कौन सा है? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015। अब ये जो अमेंडमेंट है ये कंटेन करता है सर्टेन प्रोविजंस विद रिगार्ड टू ऐसे बच्चे हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, या फिर ऐसे बच्चे हु आर इन स्पेसिफिक नीड फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन, जैसे कि ऑर्फन्स एक्सेट्रा हो गए। ना वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो एक्ट है ये इंडिया की कमिटमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करता है, क्योंकि इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू सर्टेन इंटरनेशनल conventions including United Nations Convention on the Rights of the Child, the Hague Convention on Protection of Child and Cooperation in Respect of Inter-Country Adoption, right, and lastly और भी बाकी जो भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है उनको फुलफिल करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि क्या इंडिया एक सिग्नेटरी है टू द UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, तो एब्सोल्युटली हेग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड कोऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन, तो एब्सोल्युटली हमने वो भी साइन किया हुआ है। तो इन ऑब्लिगेशंस के लिए हमने ये एक्ट जो है हम लेके आए हैं। नाउ व्हाट आर द मेन प्रोविजंस ऑफ द 2015 एक्ट? पहले हम फटाफट उनको देख लेते हैं। 2015 का जो एक्ट था ये प्रोवाइड करता था फॉर ट्रायल ऑफ जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने लॉ के साथ जो है छेड़खानी की है या लॉ तोड़ा है, राइट, स्पेशली इन द एज ग्रुप ऑफ व्हाट 16 to 18 ईयर्स, कि ऐसे जो बच्चे हैं दे विल बी ट्राइड एज अडल्ट्स इन केसेस, इन व्हाट केसेस? इन केसेस जहां पे जो क्राइम्स हैं ये डिटर्मिन किया जाएगा बाय द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो इन व्हाट केसेस दीज चिल्ड्रन विल बी ट्राइड एज अडल्ट्स, जो कि 16 to 18 के एज ग्रुप पे फॉल करते हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। नेक्स्ट ये लेके आया एक मोर यूनिवर्सली
एक्सेप्टेबल अडॉप्शन लॉ भी। तो हमारे पास जैसे कि मैरिज के बेसिस पे हमारे पास पर्सनल लॉज होते हैं, उसी तरह से अडॉप्शन के लिए भी हमारे पास ऐसे पर्सनल लॉज थे, रिलीजियस लॉज थे, जैसे कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956, या फिर मुस्लिम्स के लिए था हमारे पास द गार्डियंस ऑफ वर्ड एक्ट 1890। तो जैसे कि अपार्ट फ्रॉम द पर्सनल लॉज जो कि मैरिज रेगुलेट करते हैं, हमारे पास ऑल्सो वी हैव द स्पेशल मैरिजेस एक्ट, राइट, जो कि सिविल लॉ है, राइट, जो कि किसी भी रिलीजन से कंसर्न नहीं है। तो उसी तरह से अपार्ट फ्रॉम दिस रिलीजियस लॉज ऑल्सो वो एक सिविल लॉ लेके आए जो कि किसी रिलीजन के साथ जो है किसी भी तरह का संबंध नहीं रखता, किसी भी रिलीजन के साथ जो है कनेक्टेड नहीं है। साथ ही में इसने स्ट्रीमलाइन किया अडॉप्शन का प्रोसीजर भी फॉर ऑर्फन्स, राइट, जो अनाथ बच्चे हैं, अबैंडन्ड चिल्ड्रन एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन से जिनके माँ बाप उनका ध्यान नहीं रख सकते, तो उनको सरेंडर कर दिया गया है। एंड जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी थी उसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, उसको एक लॉ के रिगार्डिंग जो है, जब भी एक लॉ बैक स्टेटस मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी स्टेटस। तो इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया ताकि वो अपने फंक्शंस जो है बेहतर निभा सके। ठीक है, अब 2021 का जो अमेंडमेंट है वो क्या चेंजेस लाता है। सबसे पहले तो क्या हुआ था ना, विद रिस्पेक्ट टू हमने जब कारा की बात की, कारा के अंदर जो है बहुत सारी और बॉडीज इस्टेब्लिश कर दी गई थी जो कि ऐसे ऑर्फन्स, अबैंडन्ड चिल्ड्रन एक्सेट्रा का ख्याल रख रही थी, जैसे कि आपकी चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज एक्सेट्रा होती हैं। अब क्या हुआ, एक रिपोर्ट जो है बाय द NCPCR, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, ठीक है, इसकी एक रिपोर्ट आई जिसने ये पॉइंट आउट किया कि मैक्सिमम जो CWCs है इंडिया के अंदर वो फॉलो ही नहीं कर रही 100% द प्रोविजंस ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो जो बच्चे हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं वो बहुत ही एट रिस्क हैं, बहुत ही अनसेफ साबित हो सकते हैं। ठीक है, सो कंसिडरिंग दिस बहुत सारे चेंजेस जो है इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर लाए गए ना। सबसे पहले इन्होंने बोला कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं इंक्लूडिंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, ये अब इशू कर सकते हैं अडॉप्शन ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 61 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। क्यों? ताकि स्पीडीली डिस्पोज हो सके केसेस। ठीक है, तो पहले हम कोर्ट्स पे डिपेंड करते थे, कोर्ट्स के अंदर ऑलरेडी ही कितना बैकलॉग है, तो अब इन्होंने क्या कर दिया कि ताकि फटाफट जो है अडॉप्शन प्रोसीजर्स कैरी ऑन हो सके। ऐसा होता है कि क्योंकि इतना टाइम टेकिंग मेथड है, समटाइम्स जो अडॉप्टिव प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं वो भी अडॉप्शन से थक जाते हैं बिकॉज इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उसको स्पीडी करने के लिए इन्होंने ये पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स इंक्लूडिंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को भी दे दी। ठीक है, अब साथ ही में अब जो डीएम्स है इन्होंने वेरी इंपॉर्टेंटली एक और चीज इंश्योर करनी है कि जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहा है, वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सारे नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स जो हैं उनको फॉलो कर रहे हैं कि बच्चों को ढंग का खाना मिल रहा है, वो सेफ है, उनको प्रॉपर जो है ऐसे वेंटिलेटेड रूम्स में रुकाया जा रहा है, ओवर क्राउडिंग नहीं हो रही है, इन सब का जो है उन्होंने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो अमेंडमेंट एक्ट है पास हो गया ये, तो क्योंकि ये अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट एक्ट है ये एक और क्राइटेरिया डाल देता है टू मेक पीपल इनएलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज। ठीक है, तो किन किन रीजंस के कारण आप इनएलिजिबल हो सकते हैं? अगर आपका कोई रिकॉर्ड है ऑफ वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स या फिर चाइल्ड राइट्स, अगर आप एक पार्ट है ऑफ अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट ऑलरेडी इन द डिस्ट्रिक्ट, तो अगर आप चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट के हिस्सा हैं तो आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पार्ट नहीं बन सकते हैं बिकॉज क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। देन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो कैरी आउट करेंगे बैकग्राउंड चेक्स भी ऑफ द CWC मेंबर्स, एंड साथ ही में ये CWCs भी जो है ये रिपोर्ट करेंगे रेगुलरली ऑन द टू द DM विद रिगार्ड टू द एक्टिविटीज जो कि कैरी आउट की जा रहे हैं उनकी डिस्ट्रिक्ट पे। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली 2015 एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेस कमिट किए जाते थे बाय जुवेनाइल्स उनको कैटेगराइज कर दिया जाता था एज हीनस ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस एंड पेटी ऑफेंसेस। अब सीरियस ऑफेंसेस जो हैं इंक्लूड करते हैं ऑफेंसेस विद 3 to 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। मोस्ट हीनस क्राइम्स जो है इनके अंदर मिनिमम या फिर मैक्सिमम सेंटेंस जो है 7 सालों का होता है। अब जो ये 2021 की अमेंडमेंट एक्ट आया है ये क्या करता है, ये ऐड कर देता है कि सीरियस ऑफेंसेस विल आल्सो इंक्लूड सर्टेन ऑफेंसेस फॉर विच मैक्सिमम पनिशमेंट जो है जो कि दी जा सकती है इज इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 7 years, एंड मिनिमम पनिशमेंट जो है चाहे शायद वो प्रिस्क्राइब ना की गई हो या फिर लेस देन 7 years हो। सो इन दिस सिनेरियो ऑल्सो ऐसे क्राइम्स क्या होंगे, ये सीरियस ऑफेंसेस माने जाएंगे। तो क्लियरली डिफाइन कर दिया है इन्होंने सीरियस ऑफेंसेस की कैटेगरी में कौन कौन से जो है ऑफेंसेस आएंगे जिनकी जो मिनिमम पनिशमेंट है ईदर वो इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब ना की गई हो या फिर लेस देन 7 years हो, एंड मैक्सिमम जो है
जो पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 7 years हो, ठीक है। तो ऐसे ऑफेंसेस क्या होंगे, ये सीरियस ऑफेंसेस बुलाए जाएंगे। Next up, very importantly, we have the Information Technology Intermediary Guidelines in Digital Media Ethics Rules of 2021, which come under the purview of the Electronics and Information Technology Ministry. अब इनका parent act कौन सा है, the Information Technology Act of 2000, and very importantly ये replace कर दे 2011 के जो IT rules आए थे। Now ये जो rules है prescribe करते हैं एक framework for the regulation of content जो कि online publishers लाते हैं, तो ये आपके OTT प्लेटफॉर्म्स हो, डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हो, राइट, कोई भी जो है ये हो सकते हैं। अब क्या मेन प्रोविजंस है इस एक्ट के, ये जो रूल्स हैं उनके ना, सबसे पहले जो IT एक्ट था, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था, उसके अंदर क्या बोला गया था कि कोई भी जो इंटरमीडियरी है, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक है, फेसबुक पे मैंने जाके कुछ ऑफेंसिव चीज़ें लिख दी, तो फेसबुक विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन दैट इट होल्ड्स और ट्रांसमिट्स, राइट। वो कहते हैं हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं है इससे, ये पर्टिकुलर XYZ पर्सन है, इसने पोस्ट किया फेसबुक पे और इनका जो है ये आगे चल के फैल गया, ठीक है, तो हमने थोड़ा इनको बोला था ये लिखने को। हाउएवर टू क्लेम सच एन एग्जेम्पशन, आपके पास आपने ड्यू अडियरेंस की हो टू ड्यू डिलिजेंस जो कि रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती हैं अंडर द IT एक्ट एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स ऑफ 2021। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि अब आप ऐसे ब्लैंकेट एग्जेम्पशन नहीं क्लेम कर सकते। अगर आपने एग्जेम्पशन क्लेम करनी है दैट आई एम नॉट लायबल फॉर व्हाट दिस थर्ड पर्सन इज सेइंग और टॉकिंग ऑन माय प्लेटफॉर्म्स, यू मस्ट बी अडियरिंग टू सर्टेन ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट्स जो कि IT एक्ट एंड 2021 के रूल्स जो हैं वो आपको बताते हैं। अगर आप उन ड्यू डिलिजेंस नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, then you can be held liable for what a third party is also saying on your platform. Now under the 2011 rules क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्या क्या ड्यू डिलिजेंस के नॉर्म्स थे। सबसे पहले स्पेसिफाई करना सर्विस अग्रीमेंट्स में द कैटेगरीज ऑफ कंटेंट्स जो कि यूजर्स आर नॉट अलाउड टू अपलोड टू से, जैसे कि बोलते हैं न्यूडिटी या पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो है आप अपलोड नहीं करेंगे, ये आपने पहले ही बोल देना है, एंड इन केस समवन डज इट हैज टू बी रिमूव्ड। Then taking down the content within 36 hours of receiving a court or government order, कि कोर्ट या गवर्नमेंट ने बोल दिया कि किसी बच्चे के अगेंस्ट जो है वायलेटिव कंटेंट सर्कुलेट हो रहा है आपके प्लेटफॉर्म पे, तो 36 आवर्स के अंदर जो है आपने आफ्टर दैट कोर्ट ऑर्डर ये पूरा कंटेंट निकाल देना है। देन असिस्ट करना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, साथ ही में रिटेन करना सर्टेन ब्लॉक्ड कंटेंट एंड एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स फॉर 90 डेज। तो फॉर एग्जांपल किसी ने कोई बहुत ऑफेंसिव चीज़ की तो हम जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको बोलते हैं कि आप 90 दिन तक 90 डेज तक इसको होल्ड करके रखिए, वाई इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट, ठीक है, तो आपने वो सेव करना है। देन प्रोवाइडिंग ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर बोथ यूजर्स एंड इफेक्टिव पर्संस, एंड एक ग्रीवांस ऑफिसर जो है उनको भी बनाना। अब जो 2021 के रूल्स है अपार्ट फ्रॉम द 2011 रूल्स, इनको तो वो कैरी फॉरवर्ड करते ही हैं, उसके अलावा ये कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी डाल देते हैं। सबसे पहले मॉडिफाई कर देते हैं ये कैटेगरीज ऑफ कंटेंट्स जो कि अब यूजर्स आर नॉट अलाउड टू अपलोड और शेयर, एंड सेकेंडली अब स्ट्रिक्टर टाइमलाइंस बना दी गई हैं फॉर अबव रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कि अगर आपको ये ऑर्डर आता है आपके रिक्वायरमेंट्स जो है टू रिमूव देम अब और भी स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली जो 2021 के रूल्स हैं वो अब डिफाइन भी करते हैं किसको, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देयर हैज बीन अ बर्स्ट ऑफ सोशल मीडिया इन रिसेंट ईयर्स, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, फेसबुक, राइट, कितनी सारी जो है ये निकल के आ गए हैं। तो अब ये क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि आखिरकार सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज कौन है। ये कहते हैं ये ऐसे इंटरमीडियरीज हैं जो कि प्राइमरीली या फिर सोलली एनेबल करते हैं ऑनलाइन इंटरैक्शन दो या दो से ज़्यादा यूजर्स के बीच में। ना वेरी इंपॉर्टेंटली कोई भी ऐसी इंटरमीडियरीज जिनके रजिस्टर्ड यूजर्स जो हैं अबव अ नोटिफाइड थ्रेशहोल्ड हैं, और ये थ्रेशहोल्ड कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इतने नंबर से ऊपर अगर किसी के जो है यूजर्स हैं उनको वो क्या बोलते हैं, उनको वो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज बुलाते हैं। एंड अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना बोला कि कोई भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी जिसके पास 5 मिलियन या फिर 50 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं तो क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज बन जाएंगे। ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है इनके ऊपर अब एक रूल बनाया गया है दैट दे मस्ट अपॉइंट हूम अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो कि इंश्योर करेंगे कंप्लायंस विद रूल्स एंड एक्ट, अ नोडल पर्सन जो कि कोऑर्डिनेट करेंगे विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, एंड अ ग्रीवांस ऑफिसर जो कि रिजाइड
ये सारे जो हैं, ये तीनों जो कैटेगरीज ऑफ ऑफिसर्स बनाए हैं, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, एक ऐसा इंसान जो कि लॉ एनफोर्समेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, एंड ग्रीवांस ऑफिसर, ये सारे के सारे शुड रिजाइड इन इंडिया। अब ट्विटर ने इनको अपॉइंट नहीं किया था, डिलेड अपॉइंट किया था, जिसके कारण जो है काफी ज्यादा रक्कस जो है शुरू हो गया था, एंड जिसके कारण ट्विटर वाज आल्सो गोइंग टू लूज इट्स एक वो जो उनको एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली कुछ और जो प्रोविजंस है, जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी हैं जो कि प्राइमरीली प्रोवाइड कर रहे हैं मैसेजिंग सर्विसेज, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, राइट, इनको एनेबल करना होगा द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन इंडिया ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। तो हम कई बार देखते हैं बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स होते हैं जो कि रूमर्स फैला रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल असम के अंदर बहुत ज़्यादा आया था, जहाँ पे कई लोगों की लिंचिंग हो गई थी कि ये बच्चों को उठा के लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि फर्स्ट ओरिजिनेटर के बारे में, जो इंडिया के अंदर जिसने पहली बार वो जो है भेजा मैसेज या मैसेज जो है वो बनाया, उसकी इंफॉर्मेशन आप रिवील कर पाए और उसको आइडेंटिफाई कर पाए। दिस मे बी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। ठीक है, एक कोर्ट ही ऑर्डर कर सकता है या कोई भी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स। क्या है ये ग्राउंड्स? अगर प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्टन ऑफेंसेस, जैसे कि जो कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड हो सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर से एसोसिएटेड हो सकते हैं, या इवन विद सेक्सुअल वायलेंस। देन जो 2021 के रूल्स हैं, ये फर्दर प्रिस्क्राइब करते हैं सर्टन रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑनलाइन पब्लिशर्स, राइट। तो ऑनलाइन पब्लिशर्स ऑफ न्यूज़ हैं, जैसे कि वायर हो गया, कैरावान हो गया, न्यूज़ लॉन्ड्री हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, कि पहली जो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स का कंटेंट है, इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेपर्स, न्यूज़ पोर्टल्स, एग्रीगेटर्स एंड एजेंसीज, उनके लिए फर्दर अपार्ट फ्रॉम देम किन के लिए? क्यूरेटेड ऑडियो विजुअल कंटेंट देने वालों के लिए, जैसे कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इंक्लूडिंग न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, जो कि ओन्ड एंड लाइसेंस या कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं टू बी ट्रांसमिटेड बाय पब्लिशर्स एंड अवेलेबल ऑन डिमांड। अब रूल्स जो है वो क्या कहते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं एक 3 tiered स्ट्रक्चर जो कि रेगुलेट करेगा इन पब्लिशर्स को। पहली चीज तो होगी आपकी सेल्फ रेगुलेशन बाय पब्लिशर्स। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन की हम खुद ही ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऑफेंसिव कंटेंट जो है ना आए। देन सेल्फ रेगुलेशन बाय एसोसिएशंस ऑफ पब्लिशर्स। तो फॉर एग्जांपल हम एसोसिएशंस बना लेते हैं, राइट, कि हम अब देखते हैं कि बहुत सारी एसोसिएशंस है, जैसे कि अब इंडिया में जैसे कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन है, तो ये सेल्फ रेगुलेशन करेंगी। तो पहले खुद मैं करूंगी, से फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स खुद रेगुलेट कर रहा है, देन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन जो है रेगुलेट कर रही है, एंड देन एक अम्ब्रेला ओवरसाइट जो है मेंटेन की जाएगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद जो है जो पब्लिशर्स हैं ऑफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, राइट, स्पेसिफिकली जो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स को पब्लिश कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बहुत सारी डिजिटल साइट्स बताई थी, वो भी जो है अडहेयर करेंगे सर्टेन कोड्स को, इंक्लूडिंग नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट जो कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश है। तो बाकी जो न्यूज़पेपर्स, जो फिजिकल न्यूज़पेपर्स है, वो इनको फॉलो करते हैं। साथ ही में प्रोग्राम कोड अंडर द केबल टेलीविजन रूल्स रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1995, जो कि जो टीवी न्यूज़ चैनल्स है वो उनको फॉलो करते हैं। तो इन्होंने दोनों ही न्यूज़पेपर्स के ऊपर जो कोड लग रहा है एंड जो टीवी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर कोड लग रहा है, दोनों को फॉलो करना है। फॉर ऑनलाइन पब्लिशर्स ऑफ क्यूरेटेड कंटेंट, रूल्स जो हैं प्रिस्क्राइब करते हैं अनदर कोड ऑफ एथिक्स एज वेल। ठीक है, इसके अलावा अब कुछ और भी प्रोविजंस हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली जो एथिक्स कोड OTT प्लेटफॉर्म पे लगाया गया है, वो रिक्वायर करता है पब्लिशर्स को कि पहले तो आप क्लासिफाई करेंगे कंटेंट को इन स्पेसिफाइड एज अप्रोप्रिएट कैटेगरीज। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हम जब आप से मूवीज देखते हैं तो उसके अंदर भी हम देखते हैं PG-13 जैसे कि बोल दिया, या फिर UA अंडर अडल्ट गाइडेंस जो है आपने देखनी है, या फिर अडल्ट मूवीज हो सकती हैं वो। ठीक है, तो आपने जो है स्पेसिफाई करना है एज कैटेगरीज को, एंड कुछ जो कैटेगरी ऑफ कंटेंट है वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए चिल्ड्रन को, एंड उसको इंश्योर करने के लिए कि बच्चे इसको एक्सेस ना कर पाए, आपने इंप्लीमेंट करना है एन एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी। देन यू ऑल्सो हैव टू एक्सरसाइज ड्यू डिस्क्रेशन इन फीचरिंग कंटेंट अफेक्टिंग सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी, या फिर जो पब्लिक ऑर्डर को किसी भी तरह से डिस्टर्ब कर सकता है। साथ ही में कंसिडर करना है आपने इंडिया के मल्टीपल रेसेस एंड रिलीजन्स को, ताकि किसी भी तरह से कोई कंटेंट जो है इनको डिसरिगार्ड ना करे, एंड साथ ही में कंटेंट को मोर एक्सेसिबल बनाना है फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स ऑल्सो, जो आपके स्पेशली एबल्ड पर्सन्स है उनके लिए। नाउ एनी पर्सन जो कि अग्रीव्ड है,
किसी भी पर्सन जिसको प्रॉब्लम आती है विद द कंटेंट ऑफ अ पब्लिशर, वो फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट विद द पब्लिशर, जिनको 15 दिनों में उसको एड्रेस करना है। अगर जो कंसर्न पर्सन है जिसने फाइल की थी कंप्लेंट वो सेटिस्फाइड नहीं है विद द रेजोल्यूशन, या फिर कंप्लेंट जो है उसको स्पेसिफाइड टाइम के अंदर एड्रेस नहीं किया गया, देन जो ग्रीवांस्ड पर्सन है वो एस्केलेट कर सकते हैं कंप्लेंट किसको, टू द एसोसिएशन ऑफ पब्लिशर्स। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स डिड नॉट टेक माय से कंप्लेंट सीरियसली, तो मैं इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन के पास जो है चली गई, जो कि एड्रेस करेंगे इस कंप्लेंट को विद इन 15 डेज। ठीक है, और ये कंप्लेंट जो है विल बी कंसिडर्ड बाय एन इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी किसके द्वारा, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अगर किस सिनेरियो में, फर्स्टली इट इज एस्केलेटेड बाय द कंप्लेनेंट और दी एसोसिएशन अंडर सर्टेन कंडीशंस, से उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाया या रिजॉल्व नहीं हो पाई, तो ईदर मी एज अ कंप्लेनेंट कैन टेक इट टू द कमिटी, या जो एसोसिएशन है वो भी इसको कमिटी के पास लेके जा सकती है, या फिर इट वाज रेफर्ड बाय द मिनिस्ट्री इटसेल्फ। तो खुद जो है एक तरह से सुवो मोटो भी उन्होंने बोल दिया कि नहीं तुम मेरे पास ही आ जाओ, मैं ही देखता हूं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है वो वेरी इंपॉर्टेंटली पब्लिश करेंगे एक चार्टर फॉर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज, इंक्लूडिंग क्या कोड्स ऑफ प्रैक्टिस आपने फॉलो करना है, इशू करेंगे अप्रोप्रिएट एडवाइजरीज एंड ऑर्डर्स टू द पब्लिशर्स, साथ ही में उनके पास पावर होगी टू ब्लॉक एनी कंटेंट ऑन इमरजेंसी बेसिस, जो कि रिव्यू किया जाएगा, क्या उन्होंने इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया बट उसके बाद रिव्यू किया जाएगा बाय द इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी, क्या इसको ब्लॉक ही रहना देना चाहिए या फिर कुछ चेंजेस के बाद हम इसको पब्लिश कर सकते हैं। एनी डायरेक्शंस जो है फॉर द ब्लॉकिंग ऑफ कंटेंट वो रिव्यू किए जाएंगे बाय अ कमिटी, जो कि हेड की जाएगी किसके द्वारा, बाय अ कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो है याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अप वी हैव द इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज एक्ट। अब इसके ऊपर हमने पूरा एक 2 मिनट्स भी बनाया था, तो हम इसको क्विकली कवर करेंगे, वी विल नॉट बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस। तो आप ये ऊपर एक कार्ड देख रहे होंगे, आप उस कार्ड पे जाके क्लिक कर सकते हैं, यू कैन नो मोर ऑफ द डिटेल्स। ठीक है, तो बहुत डिटेल में उसमें समझाया गया है, एंड क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी किया गया है तो वी विल बी यहाँ पे फटाफट हम कर लेंगे, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, एंड वी विल बी मूविंग ऑन विद अदर इंपॉर्टेंट एक्ट्स। ठीक है, तो ये एक्ट जो है बेसिकली सेम नेम की एक ऑर्डिनेंस थी उसको रिप्लेस करता है, एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कुछ पावर्स देता है जहाँ पे वो इम्पोज कर सकती है सर्टेन कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड ले-ऑफ्स इन इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज। कौन सी होंगी इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज, उनके बारे में भी ये बताता है कि किन किन को हम इनके अंदर इंक्लूड करेंगे। राइट, वेरी इंपॉर्टेंटली ये ऑल्सो अमेंड करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को, एंड कहता है अपार्ट फ्रॉम द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए आपको 6 हफ्ते का एटलीस्ट नोटिस देना पड़ेगा, उसी तरह से इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज को भी जो है उसके अंदर ये इंक्लूड कर देता है। राइट, ना इसको अगर आपने एसोसिएट करना है, वेरी इंपॉर्टेंटली राइट टू प्रोटेस्ट जो है आपको पता होना चाहिए, इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a) विद सर्टेन जो है कंडीशंस, जो कि हमने रिवीजन पार्ट 1 के अंदर देखी थी। देन अपार्ट फ्रॉम दिस अंडर आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो पार्लियामेंट बाय लॉ जो है रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट कर सकते हैं राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस या फोर्सेस जो कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इवन द फंडामेंटल राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर सच फोर्सेज एंड पुलिस अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 4। ठीक है, तो इसी के चलते हुए ये सेंट्रल डिफेंस सर्विसेज, इनके ऊपर क्या कंडीशंस है, क्या इम्पोजिशंस है, क्या है प्रोहिबिशंस है, क्या पनिशमेंट हो सकती है, वो जानना जरूरी है। तो अगेन जैसे कि मैंने बताया था, कार्ड 2 मिनट सीरीज, यू हैव टू गो एंड वॉच दैट। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्ट विच इज योर ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के परव्यू में आ रहा है। अगेन एक सिमिलर ऑर्डिनेंस आई थी जिसको ये रिप्लेस कर रहा है। इसका मेन फोकस क्या है कि ये डिसॉल्व करता है सर्टेन एग्जिस्टिंग एपेलेट बॉडीज को। एपेलेट बॉडीज क्या होती है, जहाँ पे फाइनल अपील आती है, एंड जो ये फंक्शंस परफॉर्म करते थे उनको ये ट्रांसफर कर देते हैं टू सर्टेन अदर एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं ट्रिब्यूनल्स की, ट्रिब्यूनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे जुड़ा हुआ स्टैटिक चीज भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इतनी बातचीत हो रही है ट्रिब्यूनल्स के ऊपर। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर जो है ट्रिब्यूनल्स के ऊपर ऐड किया गया था एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज पार्ट 14A। तो आपको याद होगा स्वरण सिंह कमेटी ही थी जिनके रिकमेंडेशंस के ऊपर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ऐड की थी कॉन्स्टिट्यूशन में।
तो यही सेम कमिटी ने इनफैक्ट रिकमेंडेशंस दी थी विद रिस्पेक्ट टू ट्रिब्यूनल्स ऑल्सो। ना कंसिडरिंग कि हमारी जो जुडिशरी थी ऑलरेडी इतनी ओवरबर्डन थी, कुछ चीज़ों के लिए फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी, ये ट्रिब्यूनल्स जो है सेटअप करने की डिसीजन लिया गया। अब ये जो पार्ट 14A है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कंसिस्ट करता है ऑफ ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स क्या होती है? बेसिकली क्वाज़ाई जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस होती है, मतलब पूरी जुडिशियल नहीं है जैसे कि कोर्ट्स एक्सेट्रा हैं, बट जुडिशरी जैसा काम करती हैं, ठीक है। और इनको भी जो है दो कैटेगरीज में बांटा गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले है आर्टिकल 323A, राइट, जो कि डील करता है विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जैसे कि आपकी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है जो कि पब्लिक सर्विसेज जो हैं उनके इश्यूज के साथ डील करती हैं। जो 323B है ये डील करता है विद अदर ट्रिब्यूनल्स ऑन अदर मैटर्स, तो से एयरपोर्ट के लिए बना दिया, टेलीकॉम के लिए बना दिया, तो ये 323B के अंदर जो है वो आती हैं। अब क्या किया गया है बाय दिस रिफॉर्म्स एक्ट, उसको देख लेते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली हम देख सकते हैं दैट देयर वर सर्टेन एक्ट्स जो कि कुछ एपेलेट बॉडीज जो हैं, ट्रिब्यूनल्स जो हैं, उनको सेटअप करती थी। ये ट्रिब्यूनल्स अब अबॉलिश कर दिए गए हैं एंड ये जो फंक्शन परफॉर्म करते थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया है टू अनदर बॉडी। तो फॉर एग्जांपल जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट था वो एक एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है बनाता था, अब जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा और हाई कोर्ट्स विल बी डीलिंग विद द अपील्स। सिमिलरली ट्रेडमार्क्स एक्ट जो है उनका एक एपेलेट बोर्ड था, इनका जो फंक्शन है दैट हैज ऑल्सो बीन ट्रांसफर्ड टू हाई कोर्ट। कॉपीराइट एक्ट था, उनका एपेलेट बोर्ड था, अब जो है ये कमर्शियल कोर्ट्स जो हैं या कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट्स जो कि 2015 के एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं उनके पास पावर आ गई है। जो कस्टम्स एक्ट है जिनके अंडर एक अथॉरिटी फॉर एडवांस्ड रूलिंग होती थी उसको हटा के अब हाई कोर्ट ही इनके साथ डील करेगा। देन वी हैव द पेटेंट्स एक्ट जिनका अगेन एक एपेलेट बोर्ड था, इनके फंक्शन भी जो है हाई कोर्ट के पास ट्रांसफर कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 क्रिएटेड एन एयरपोर्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल। दिस ट्रिब्यूनल हैज ऑल्सो बीन अबॉलिश्ड एंड इंस्टेड ऑफ द ट्रिब्यूनल नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डील करेंगी फॉर डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टीज जो कि छोड़ दी गई हैं ऑन एयरपोर्ट प्रीमाइसेस बाय अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स, एंड हाई कोर्ट डील करेगा विद ऑल द अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ एन इफिक्शन ऑफिसर। ठीक है, तो दो यहाँ पे आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्टेन कंडीशंस एंड हाई कोर्ट इन अदर कंडीशंस। देन कंट्रोल ऑफ हाईवेज ट्रैफिक एक्ट जो था वो भी एयरपोर्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाता था, अब इनके फंक्शन जो है सिविल कोर्ट परफॉर्म करेगा। तो जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स ऑफ गुड एक्ट ऑफ 1999 उनका एपेलेट बोर्ड भी जो है उसको अबॉलिश कर दिया गया है एंड दीज फंक्शंस विल नाउ बी परफॉर्म्ड बाय दी हाई कोर्ट। ठीक है, तो इनका मानना था कि बहुत सारे एक मशरूमिंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स हो गया है जो कि उतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आपको याद होना चाहिए कि पहले बोला था दैट दीज ट्रिब्यूनल्स जो है इनके अवार्ड के अगेंस्ट अपील आपसे सुप्रीम कोर्ट में कर पाएंगे, नॉट इन द हाई कोर्ट। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवर रूल किया और कहा कि आप हाई कोर्ट से जो है उनकी ये एपेलेट पावर नहीं छीन सकते हैं एंड नाउ हाई कोर्ट के पास भी जो है अपील जा सकती हैं अगेंस्ट दिस ऐसी जो एपेलेट बॉडीज है। तो बेसिकली एक ही चीज जो है दो बार हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि अगर हम अपील कर ही सकते हैं हाई कोर्ट में तो फिर लेट हाई कोर्ट ओनली डिसाइड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग दीज ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, अब क्या और मेन प्रोविजंस ऑफ दीज एक्ट्स। Now before this act also there was a finance act जो कि आया था जिसने बेसिकली मर्ज कर दिए थे बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स। तो उन्होंने क्या बोला, बेस्ड ऑन सर्टेन डोमेन्स, राइट, कुछ से ऐसे ट्रिब्यूनल्स जो कि सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग 2-3 ट्रिब्यूनल्स हम एक कंबाइंड ट्रिब्यूनल जो है बना देंगे। एंड साथ ही में इसी फाइनेंस एक्ट ने एम्पावर किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो नोटिफाई कर सकते हैं रूल्स ऑन फर्स्टली कॉम्पोजिशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमिटीज के। बेसिकली इन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो मेंबर्स बैठेंगे वो कौन मेंबर्स होंगे, उसके लिए एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बैठेगी। उस सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे, ये कौन रूल्स डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ट्रिब्यूनल मेंबर्स की। थर्ड, क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस होनी चाहिए। अब जो 2021 का ये अमेंडमेंट आया है, 2021 का जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट आया है, सबसे पहले ये इंक्लूड करता है प्रोविजन ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी एंड टर्म ऑफ ऑफिस। तो दो चीजें जो है इसने कवर कर ली हैं। साथ ही में ये प्रोवाइड करता है फॉर अ 4-year टर्म ऑफ ऑफिस सब्जेक्ट टू अपर एज लिमिटेशन ऑफ 70 years फॉर द चेयरपर्सन। तो मतलब जो मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल है 4 साल का उनका टर्म होगा। हाउएवर जो चेयरपर्सन है उनकी मैक्सिमम एज क्या हो सकती है, 70 years, एंड 67 years जो है मैक्सिमम एज लिमिट है फॉर द मेंबर्स। साथ ही में एक मिनिमम एज रिक्वायरमेंट भी डाल रहे हैं, तो मैक्सिमम एज तो है भी बट एक मिनिमम एज रिक्वायरमेंट भी है ऑफ 50
years. Then जो चेयरपर्सन एंड मेंबर्स है ऑफ द ट्रिब्यूनल्स ये अपॉइंट किए जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे अपॉइंट करेगी? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी. एंड सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे? ये होंगे, ये आपको कौन बता रहा है? 2021 का ये रिफॉर्म एक्ट बता रहा है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज जो कि नॉमिनेट किए गए हैं बाय द चीफ जस्टिस, जो कि चेयरपर्सन होंगे ऑफ द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी विद अ कास्टिंग वोट. मतलब अगर टाई होता है तो टाई ब्रेकर वोट उनके पास होगा. देन 2 सेक्रेटरीज जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक सिटिंग या फिर आउटगोइंग चेयरपर्सन या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, एंड लास्टली आपके सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री जिनके अंडर जो है ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रिब्यूनल जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, से इनकम टैक्स के साथ डील करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आ रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एक जो सेक्रेटरी हैं वो उस ट्रिब्यूनल के सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे. देन जो आपकी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है. तो स्टेट की भी हमारी जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं उनके लिए जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है उनकी जो सर्च कम सिलेक्शन कमिटीज होगी दैट विल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट जो कि चेयरमैन होंगे विद द कास्टिंग वोट, देन चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द चेयरमैन ऑफ जो आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उस पर्टिकुलर स्टेट का. इसके बाद सिटिंग या आउटगोइंग चेयरपर्सन या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, देन सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट. हाउएवर इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होगा. वेरी इंपॉर्टेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिसाइड करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटीज प्रेफरेबली फ्रॉम विद इन 3 months ऑफ द रिकमेंडेशन. तो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी ने जो आपको रिकमेंडेशन दी उसके 3 महीने के अंडर जो है आपने फाइनल डिसीजन जो है अपना करना है एंड कॉन्स्टिट्यूट करना है मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल को. नाउ next up and last is your Arbitration and Conciliation Amendment Act of 2021 जो कि आता है under the purview of the Ministry of Law and Justice and amend करता है the Parent Act, Arbitration and Conciliation Act of 1996 को. Very importantly ये contain करता है provisions जो कि deal करते हैं with domestic and international arbitration. Arbitration क्या होता है? जब basically हम 2 disputing parties के बीच में जो है किसी तरह से एक arbitration कराने की, resolution कराने की फिर dispute कोशिश करते हैं, and define करता है ये laws for conducting conciliation proceedings कि किस तरह से conciliation जो है आगे बढ़ानी है. Now very importantly इंडिया ने साइन किया हुआ है द कन्वेंशन ऑन द रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स ऑफ 1958 जिसको न्यूयॉर्क कन्वेंशन भी बोला जाता है. 1958 में इंडिया ने इसको साइन किया था एंड रैटिफाई किया था 1960 में. इट इज ओनली 1996 के हमने जाके जो है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट बनाया. अब आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन को लेके इंडिया के अंदर रेगुलरली जो है बहुत सारे आर्गुमेंट्स इश्यूज उठते रहते हैं बिकॉज इंडिया इज नॉट कंसिडर्ड अ वेरी इजी ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है, तो अब क्या क्या चेंजेस जो है ये अमेंडमेंट ला रही है. सबसे पहले 1996 का जो एक्ट था ये अलाउ करता था एक पार्टी को to file an application to set aside a tribunal, an arbitral tribunal. For example, जो आर्बिट्रेशन जो आपके आर्बिट्रेशन के बेसिस पे अवार्ड निकला, ठीक है, जो एक कंप्लेनेंट था उनको पसंद नहीं आया, किसी एक पार्टी को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने एक फाइल कर दी एक एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट और बोला कि I do not agree with this award, तो you please set this aside. तो क्या होता था कि हाई कोर्ट ने इसको कैसे इंटरप्रेट किया that the moment I receive an application, अभी उस पर काम भी नहीं शुरू हुआ है, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तब तक अवार्ड को. ठीक है, वो कंप्लीट स्टे लग गया फ्रॉम द टाइम हाई कोर्ट के पास जो है आ गई वो एप्लीकेशन. और 2015 का जो एक्ट था उसने अमेंड कर दिया इसको टू स्टेट कि एक जो आर्बिट्रल अवार्ड है वुड नॉट बी ऑटोमेटिकली स्टेट. ठीक है, कोर्ट्स ने क्या इंटरप्रेट किया था कि ऑटोमेटिकली स्टे हो जाएगा जैसे ही मेरे पास एप्लीकेशन आई. 2015 ने बोला नहीं, ये ऑटोमेटिकली स्टे नहीं होगा. 2015 में भी एक अमेंडमेंट आई थी, ऑटोमेटिकली स्टे नहीं होगा मियरली बिकॉज एन एप्लीकेशन इज मेड टू द कोर्ट. ठीक है, तो बोलते हैं अभी कोई काम भी नहीं शुरू हुआ, जस्ट बिकॉज एक बंदे ने एप्लीकेशन डाल दी और स्टे लग गया, फिर तो कितना ही पॉइंटलेस हो गया ये. अब 2021 का जो अमेंडमेंट है इसको और ट्वीक कर देता है एंड स्पेसिफाई करता है कि इफेक्टिव फ्रॉम 23 अक्टूबर 2015 विच वॉज द टाइम जब आपका पुराना अमेंडमेंट आया था 2015, एक जो स्टे है ऑन द आर्बिट्रल अवार्ड ये तभी प्रोवाइड किया जाएगा even when the award, very importantly, even during pendency of setting aside of the application, मतलब एप्लीकेशन अभी पहुंची है, अभी उसके ऊपर काम चलेगा,
in two conditions. When अगर court is satisfied that firstly relevant arbitration conciliation agreement or contract या जो making of the award था ये induce किया गया था by fraud or corruption, तो अगर उनको लगता है इन दो चीज़ों के कारण आपकी जो natural justice थी वो harm हुई थी तो in that case जो है stay लग सकता है. अगर details को nitty gritties को लेके जो है कोई complaint डाली जा रही है तो उसके ऊपर stay नहीं लगेगा. ठीक है. देन 1996 का जो एक्ट था ये स्पेसिफाई करता था कुछ क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड अक्रेडिटेशन नॉर्म्स फॉर आर्बिट्रेटर्स इन अ सेपरेट शेड्यूल कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हम आर्बिट्रेटर्स बना सकते हैं. रिक्वायरमेंट्स क्या थी कि जो आर्बिट्रेटर है पहली चीज वो एक एडवोकेट होने चाहिए अंडर द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 विद एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस. सेकेंडली वो एक ऑफिसर हो सकते हैं ऑफ द इंडियन लीगल सर्विस अमंग्स्ट अदर्स. ठीक है. तो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विसेज या कहीं पे भी जो है इंडियन लीगल ऑफिसर अगर वो रहे तो भी वो आर्बिट्रेटर बन सकते हैं. फर्दर द जनरल नॉर्म्स जो एप्लीकेबल होते हैं आर्बिट्रेटर को ये इंक्लूड करते थे कि दे शुड बी वेल वर्स्ड, इनको अच्छी तरह से आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में. अब 2021 की जो अमेंडमेंट है ये रिमूव कर देती है शेड्यूल फॉर आर्बिट्रेटर्स, जो एक सेपरेट शेड्यूल बनाया गया था राइट ऑफ द आर्बिट्रेटर्स, ये इसको जो है हटा देती है एंड स्टेट करती है कि जो भी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस या कोई भी नॉर्म्स और अक्रेडिटेशन की रिक्वायरमेंट होगी फ्रॉम द अक्रेडिटर्स वो स्पेसिफाई किया जाएगा अंडर द रेगुलेशंस. तो ये जो अलग से एक शेड्यूल अटैच था वो नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशंस बनाएंगी एंड वो बताएंगे कि क्या क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड नॉर्म्स जो हैं वो होने चाहिए. ठीक है. Right now, as we head closer to the exam, ठीक है, कुछ चीज़ें which I would like you to remember. सबसे पहले and very importantly revise. Right now is not the time to really be looking at क्या मैं नया पढ़ लूँ, कुछ और कर लूँ, because it will be very difficult to retain it. So I would advise कि जो आपके notes etc हैं उनको आप अच्छे से revise कर लें, go through them. जो अभी आपको इन revision series में कराया जा रहा है, go through them. Very importantly जो आपने टेस्ट दिए हैं, go through those tests. जहाँ पे आपने गलतियाँ की हैं उनको रिवाइज कीजिए, जो उन्होंने सही की हैं उनको भी रिवाइज कीजिए एंड जो उसके साथ एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन है ताकि अगर वो प्रीलिम्स में आ जाए तो आप उसको गलत ना करें. ठीक है. सो कीपिंग दिस इन माइंड एक पॉजिटिव आउटलुक रखिए, एक पॉजिटिव माइंड सेट रखिए. ठीक है. मोटिवेटेड रहिए. ठीक है. कॉन्स्टेंटली जो है अपने आप को पम्प्ड रखिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लास्ट फ्यू डेज. ठीक है. नो मैटर हाउ मच यू प्रिपेयर यू विल ऑलवेज फील नर्वस बिकॉज इतना वास्ट एग्जाम है. द पॉइंट इज टू कीप अ पॉजिटिव माइंड सेट ताकि एग्जाम में आप नर्वसनेस के कारण जो है कोई गलती ना कर दें. ठीक है. तो यही बनाते हुए, यही देखते हुए अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए टिल द लास्ट मोमेंट एंड आई एम श्योर यू विल डू वंडरफुली. राइट. सो दिस इज ऑल फ्रॉम अस. थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.